सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर मेरे पापा जो है मुझे फोर्स कर रहे हैं कि तेरे से आईएएस निकले चाहे ना निकले, पर तुमको आईएएस की तैयारी जरूर करनी है। तो सर इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बताइए कि मुझे आईएएस की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरा इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में, पर लेकिन आईएएस मुझे बहुत टफ लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये एग्जाम नहीं निकल पाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा तो मैं कोई अपना किसी भी दूसरे एग्जाम की तैयारी करके अपना एग्जाम निकाल के मुझे जॉब ले लेनी चाहिए। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए यार, आपके पापा ना एक थोड़ा सा जहां पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे अपना आपको, उससे थोड़ा सा आगे देख रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन यहां पर यह कि अगर आप लोग आज के डेट में आईएएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और पता चला कि आप लोग इसमें सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, पर लेकिन इसके बाद भी इसमें इस तरीके का माहौल बन जाएगा इस प्रिपरेशन के करते करते आप लोगों का, कि आप लोग जिंदगी में कहीं ना कहीं एक बेटर प्लेस पर पहुंच जाएंगे जहां आप लोग सोच भी नहीं रहे होंगे। अगर मान लीजिए आज के डेट में आप लोग किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आप लोगों को महीने के 15-20 हजार रुपए, 30 हजार रुपए मिल जाएंगे, पर लेकिन अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं एक बार प्रॉपर वे में, सिलेक्शन हो चाहे ना हो, तो जिंदगी में आप लोग इतनी सारी चीजें सीख जाएंगे कि एक नॉर्मल एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी करेंगे उतनी सारी चीजें नहीं सीखेंगे। आप लोग यहां पर प्रॉपर वे में अपने आप को कहीं पर जाकर खड़े होकर प्रेजेंट कर पाएंगे। सोसाइटी में आप लोगों की एक ऐसी इज्जत होगी कि हाँ, ये इंसान जो है ये एक पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत सारी चीजें जानता है, अपने हक जानता है। अगर कहीं कुछ गलत होगा तो उसको आप लोग समझ पाएंगे, कोई आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिंदगी की रेस में आप लोग कभी पीछे नहीं रहोगे। अगर दुनियादारी में कुछ भी चल रहा है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, किसी भी तरीके कोई आप लोगों के साथ में पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों के माइंड का एक विकास होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी अपनी लाइफ में जो गोल है वो छोटे मत बनाइए। अगर गोल ही छोटे बना लिया आप लोगों ने अपनी लाइफ में, तो सबसे पहली रेस तो आप लोग वहीं पर ही हार गए, अपने साथ में ही आप लोगों ने जायती कर ली। तो ये नहीं करना है जिंदगी में, हमेशा लंबी रेस के घोड़े बनो। बाकी जो भी होगा वो तो डिपेंड करेगा क्या होना है आप लोगों के इनपुट के ऊपर। पर हाँ, ये जरूर होगा कि अगर कॉन्टिन्यूसली आप लोग लगे रहेंगे तो एक बेटर प्लेस पर आप लोग जरूर पहुंच जाएंगे। तो एग्जाम फेल और पास नहीं करता है इंसान को, फेल और पास करती है इंसान की काम को करने की इच्छा। जिस दिन वो छोड़ देता है काम को, जिस दिन फेल हो जाता है, और जब तक वो लगा रहता है किसी न किसी डायरेक्शन में, तो इंसान कभी फेल नहीं होता है, वो हमेशा सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। अब आप लोग खुद सोच लीजिए मेरा कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए चीजों को लेकर यार माइंड में। जितनी ज्यादा माइंड में क्लैरिटी आप लोग रखोगे अपनी जिंदगी को लेकर, उतने ही ज्यादा आगे आप लोग अपनी जिंदगी में बढ़ोगे। तो हमेशा अपने आप को क्लियर जोन में रखिए, ठीक है। आइए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं एक क्वेश्चन के साथ में। वीडियो के एंड में आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा। बात की जा रही है यहां पर इन सीटू मेथड के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में। इन सीटू और एक्स सीटू दो चीजें आप लोगों ने सुना होगा। इन सीटू का मतलब होता है कि जहां पर कोई जीव जंतु रह रहे हैं वहीं पर ही उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और एक्सीटो का मतलब होता है कि वहां से निकालकर उसको कहीं और ले जाके प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो इसके बारे में उदाहरण है यहाँ पर नेशनल पार्क, इसी के साथ में बोटनिकल गार्डन, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए बी सी एफ डी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अंदर एक चीज जो याद रखेगा वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि नोट दे रखा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो जब जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर, तो ये नोट ओनली, ये ऐसी चीजें आप लोग भूल जाते हैं, और वो क्वेश्चन का आंसर आते आते भी आप लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर बैठ जाते हैं। फिर बोलते हैं ओ तेरी ये क्या कर दिया यार, ये तो क्वेश्चन यार आता तो था पर लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी इन छोटी छोटी चीजों की, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है जिंदगी में अपने आप को कंफर्टेबल कराने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, वरना काफी ज्यादा दिक्कत आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले न्यूज़पेपर का ओवरव्यू लेंगे, इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक जल्दी जल्दी ओवरव्यू ले लेते हैं, इसके बाद में एडिटोरियल होंगे, क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं और अच्छे से चीजों को एंजॉय करना है। एक बच्चे के द्वारा बड़ा ही लंबा सा मेल लिखा गया, बोला गया सर कल के लेक्चर में मजा आ गया, पर लेकिन लेक्चर को 1 घंटे के अंदर ही रखो। एक कह रहा है कि नंबर काट लिया सर आपका, 1 घंटे के ऊपर लेक्चर पहुंचा दिया आपने। मैं बोलता हूँ ना कि बाद में फीडबैक दिया करो, 10 में से आप लोग कितना फीडबैक देंगे। तो उसने 10 में से मुझे 9 मार्क्स दिए, क्योंकि मैंने 1 घंटे के ऊपर का लेक्चर बना दिया। पर बोल रहा है कि पर लेक्चर में मजा आ गया, पर लेकिन छोड़ा रखो लेक्चर। आप लोग अगर अपने टाइम को पूरे दिन में 24 घंटे को अगर आप लोग काउंट करोगे ना, अगर आप लोग देखोगे कहाँ कहाँ पर आप लोग टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 3 से 4 घंटे जो है जाने अनजाने में आप लोग पूरे दिन में बर्बाद कर देते हो। जैसे कि मोबाइल खोल लिया आप लोगों ने, 15-20 मिनट कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। किसी का फोन आ गया, आप लोग उठाकर बात करेंगे, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग इससे टाइम को अगर काउंट करेंगे ना, आप लोग को पता चल जाएगा कितना टाइम आज के दिन में आप लोग वेस्ट कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दिया तो उसमें आप लोग को दिक्कत हो रखी है।
मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मैं इस लेक्चर को 15 मिनट में खत्म कर सकता हूं। 2 आर्टिकल उठाऊंगा, 3 आर्टिकल उठाऊंगा, ओवरव्यू दे दूंगा, कहानी खत्म हो जाएगी। मेरा बस ये पर्पज रहता है कि जितना मैं इनपुट दे सकूं उतना, मतलब जितना मैं कर सकूं उससे ज्यादा करने की कोशिश करता हूं, ताकि कुछ भी न छूटे, मैक्सिमम चीजें आप लोगों की कवर हो जाएं अच्छे से। एक बच्चा बोल रहा है सर एडिटोरियल कवर कर दो, न्यूज एनालिसिस का क्या फायदा है? अगर आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, सारे फैक्ट आप लोग एडिटोरियल में कवर नहीं होंगे। अगर आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बहुत सारी लोकल न्यूज होती हैं जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं एज ए एग्जांपल पर तौर कर। स्टेट पीसेस के में स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आप लोग यूज कर सकते हैं। इंटरव्यू के अंदर आप लोग उदाहरण मिल जाएंगे बोलने के लिए। आप लोगों को एथिक्स के पेपर के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इसी के साथ में एस्से राइटिंग अगर आप लोग करना चाह रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण आप लोगों को मिल जाएंगे। ये मैक्सिमम चीजें आप लोगों को बस ओनली एडिटोरियल में नहीं मिलेगी सारी चीजें। तो इसीलिए पूरा बैलेंस डाइट होना जरूरी है। अगर प्रोटीन लोगे और साथ में आप लोग कार्ब्स नहीं लोगे तो प्रोटीन को पचाओगे कैसे? तो इसीलिए अगर प्रोटीन लेना है तो कार्ब्स भी लो थोड़ा सा, ताकि बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो सके। तो ये जरूरी है चीजें, आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी। तो इसलिए लेक्चर को एंजॉय किया करो और अच्छे से जितनी चीजें हो सके, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो आप लोग एडिटोरियल में कितने होंगे, 2-3 एडिटोरियल में क्या क्या कवर कर लोगे। पहले की न्यूज ओवरव्यू रहेगा तो कल को कुछ लिखने के लिए आता है, उदाहरण आप लोग दे पाओगे। एक बार यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया, 1-2 दिन में इसके ऊपर एडिटोरियल आएगा जम्मू एंड कश्मीर की कंडीशन के ऊपर, फिर वहां पे डिस्कस कर लेंगे तो रिवीजन भी आप लोगों को हो जाता है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं यार एक प्रॉपर डिस्कशन के, ठीक है? तो इसीलिए यहां पर ये पूरा पैटर्न सेट किया था ताकि न्यूज एनालिसिस भी कवर हो जाए आप लोगों का और ये भी चीजें हो जाए। अभी आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर बात कर रखी है, ये बात कर रखी है अभी हमारी कंट्री में ये जो जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है, जहां पर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ये हटाकर संविधान में वहां पर बेसिकली जो स्पेशल स्टेटस को हटाकर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यहां पर 5 अगस्त को ये चीजें हुई थी 2019 में। अभी हम लोग बैठे हुए हैं 2021 में, यानी कि मोटे मोटे तौर पर इसको 2 साल पूरे होने वाले हैं अगस्त के महीने में। तो पहली बार यहां पर जो जम्मू एंड कश्मीर के लीडर हैं वो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से मिल रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर एक दूसरे से मिलकर इनके द्वारा बातें की गई। राम राम तो ऐसे करने से एक दूसरे के दोस्त हैं बहुत बड़े, ठीक है? वैसे पॉलिटिक्स के मुद्दे में देखिए पॉलिटिशियन आप लोगों को देखने को मिलेंगे कैमरे के सामने आप लोगों को ऐसे दिखाता है जैसे मान लो कितने बड़े दुश्मन है एक दूसरे के। जैसे कैमरा हटेगा सामने से वो मजे करते हुए नजर आएंगे और आज कितने जनता को बेवकूफ बनाया है। पॉलिटिशियन की यार जॉब ना एक कितनी शानदार जॉब थी। जब यहां पर देश आजाद हुआ था पॉलिटिशियन को भगवान की तरीके से मानते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारे अत्याचार किए थे तो उसके चलते पर। लेकिन आज की डेट में पॉलिटिशियन का नाम लेते ही ऐसा लगता है पता नहीं कितनी गंदी चीज है। पर लेकिन ये चीजें हम लोग को चेंज करनी चाहिए, क्योंकि देश चलाया जा रहा है पॉलिटिशियन के द्वारा है। अगर अच्छे पॉलिटिशियन रहेंगे, पढ़े लिखे पॉलिटिशियन रहेंगे, समझदार पॉलिटिशियन रहेंगे तो देश सही डायरेक्शन में बनेगा, वरना सही डायरेक्शन में नहीं चलेगा। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कई सारी बातें यहाँ पर चेंज करने की बात की जा रही है, ठीक है? तो इसमें क्या क्या मुद्दे हैं उनमें हम लोग कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ मुद्दे यहाँ पर कांग्रेस के सामने भी रखे गए, कांग्रेस के द्वारा भी। तो कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि यहां पर बोला जा रहा है कि जैसे पहले गुपकर अलायंस के बारे में अगर बात करें तो वो बोल रहा था कि आर्टिकल 370 को इंप्लीमेंट करो, ठीक है? आर्टिकल 35A को इंप्लीमेंट करो, ठीक है? इसी के साथ में बोला था कि जो स्टेटहुड है उसको यहां पर स्टैब्लिश करो, ठीक है? यूनियन टेरिटरी जो बना रखी है ना वो सारी चीजें आप लोग यहां से हटाओ, तो एक नॉर्मल सी लेकर आओ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। पर लेकिन अभी जो यहां पर कंसर्न दिखाए गए, जो चीजें लाई गई है उसमें डिमांड जो है यहां पर आर्टिकल 370 की नहीं है, आर्टिकल 35A की नहीं है, अपना संविधान जो है जम्मू एंड कश्मीर का अलग बनाने वाली नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर एक तो है कि आप लोग रीस्टेट करो, यहाँ पर रीस्टोर करो। पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ कि किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो उसको फिर से आप लोग राज्य का दर्जा दो। दूसरा, इलेक्शन कंडक्ट कराओ। वहां पर काफी लंबा समय हो गया इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जा रहे हैं। जनता के अंदर क्या चल रहा है वहां पर लेकर वो चीजें समझेंगे। जो पंडित है वहां पर, जो कश्मीरी पंडित है जिनके ऊपर काफी बड़ा बोला जाता है अत्याचार किया गया था उस टाइम पर, यहाँ पर जब उनको बाहर से निकाला गया वहां पर, तो उसके चलते उनको फिर से वहां पर लेकर स्टैब्लिश करो। देखिए रीस्टैब्लिश उनको करो, क्योंकि उनकी जमीन थी। आप लोग सोचिए जिस एरिया में आप लोग रहते हैं वहां पर कुछ प्रेशर की वजह से आप लोगों को भागना पड़ जाए, पूरी जमीन है वहां पर पूरी जायदाद आप लोग की परिवार की पूरी, वहां पर एक तरीके से घर होगा, पूरी यादें थी वहां पर, सारी चीजें थी, पर छोड़कर भागना पड़ गया वहां पर। तो बड़ी ही बुरी कंडीशन होती है, चाहे वो कोई सी भी कम्युनिटी को ना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो इसलिए उसको नॉर्मल से करने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो इन सब मुद्दों के ऊपर यहां पर बात की गई। तो देखते हैं कितनी जल्दी चीजों को नॉर्मल किया जाता है। जितनी जल्दी नॉर्मल किया जाएगा उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। कल हमारी कंट्री में एक कॉन्फ्रेंस हुई जो कि काफी लार्ज स्केल पर न्यूज़पेपर के द्वारा कवर की गई। रिलायंस के द्वारा बोला गया है कि कंट्री के अंदर 75,000 करोड़ रुपए जो हैं वो लाए जाएंगे न्यू एनर्जी पॉलिसी के अंदर। देखिए आज की डेट में सोलर एनर्जी जो है वो एक उभरता सितारा है इन्वेस्टमेंट के फील्ड में। हर एक इंसान चाह रहा है कि सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि एक रिन्यूएबल एनर्जी है, अक्षय ऊर्जा है। यहाँ पर ये एक ऐसी ऊर्जा है जो कि आने वाले टाइम में इसका यूज बढ़ने ही बढ़ने वाला है। क्योंकि पता चला कल को क्रूड ऑयल खत्म हो गया, जिसमें से क्रूड ऑयल आते हैं हम लोग कच्चा तेल जिसको
जिसको बोलते हैं, उसमें से पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, मिट्टी का तेल निकालते हैं, ग्लिसरीन निकालते हैं, यानी कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम सब यहाँ पर किससे निकालते हैं, ये क्रूड ऑयल से निकालते हैं। पर लेकिन वो लिमिटेड है, आने वाले टाइम में जब ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ही जाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, हम लोग आज के डेट में क्रूड ऑयल लगभग 80% के करीब अपने देश में जो यूज करते हैं वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो अगर वो बाहर से खरीद कर लेकर आते रहेंगे तो इसी प्रॉब्लम में रहेंगे, पता चला कल को किसी कंट्री में दिक्कत हो रही है तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। तो इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए यहां पर अभी इनके द्वारा गीगा फैक्ट्री सेटअप करने की बात की जा रही है कंप्लीटली यहाँ पर, काफी लार्ज स्केल पर, जैसे कैसे कहते हैं माइक्रो मेगा गीगा, ठीक है, तो काफी लार्ज स्केल पर बोल सकते हैं। तो सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, बैटरी या फिर यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स जो है फ्यूल सेल, सारी चीजें यहाँ पर जामनगर के अंदर इनके द्वारा स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। इसका जो नाम है यहाँ पर धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ये 5000 एकड़ में स्टेब्लिश किया जा रहा है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि अपनी कंट्री में ये काफी अच्छा स्टेब्लिशमेंट है। पर एक चीज है यहाँ पर, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एक पर्टिकुलर कंपनी ही बस काम कर रही है। पता चला कल को सारी चीजों में देखा जाए, जहां पे देखा जाए वहीं पर बस रिलायंस है, वहीं पर अंबानी साहब है, कई सारे अलग अलग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको साथ में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि मोनोपोली क्रिएट हो गई, ये अपने हिसाब से चला रहे हैं चीजों को, जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, जो बुरा लग रहा है वो एक तरीके से, यानी कि वो नहीं कि बस मैं ही हूं अकेला मार्केट में और कोई नहीं है। तो एक तरीके से कंपटीशन बना रहना चाहिए। इससे क्या होगा, प्राइस जो रहेंगे किसी भी प्रोडक्ट के, एक तो वो नॉर्मल रह पाएंगे कंपटीशन की वजह से, और ज्यादा से ज्यादा एक अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा मार्केट के अंदर में, तो और भी बहुत सारी चीजें नॉर्मल रह पाती हैं। तो 42nd यहां पर ये जनरल मीटिंग थी, यहां पर जो मुकेश अंबानी साहब के द्वारा ये मीटिंग ली गई। इसमें और भी कई सारे एरिया हैं, जैसे कि अभी बात की जा रही है अफोर्डेबल स्मार्टफोन लाने की बात की गई, यानी कि कंट्री के अंदर जियो और जो जियो है और जो यहां पर गूगल है वो मिलकर काम करेंगे। तो जियो एक काफी बड़ी कंपनी है, इसी के साथ में गूगल के बारे में बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, तो दोनों मिलकर आगे काम करने वाले हैं। तो अल्ट्रा अफोर्डेबल बात की जा रही है, यानी कि आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को मोबाइल फोन जो है वो ठेली पर भी मिलते हुए नजर आ सकते हैं यानी कि 2 रुपए किलो के हिसाब से मोबाइल ले लो आलू की तरीके से। तो इतने सस्ते ये करने की बात करें, जितने सस्ते होंगे उतने ही ज्यादा वो अफोर्डेबल, मतलब उतने ही ज्यादा वो मार्केट में आप लोगों को नजर आएंगे। तो मेरा तो बेसिकली पर्पज यहां पर ये इसको बोलने का कि आने वाले टाइम में चाइनीज माल जो है वो मार्केट में आप लोग कम नजर आएगा, ये अच्छी चीज है यहां पर, ठीक है। जब अपने ही देश में अफोर्डेबल फोन बनेंगे तो चाइनीज माल को क्यों खरीदेंगे, अपने ही फोन को हम लोग खरीदेंगे ना। तो ये अच्छी चीज देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो ऑयल के फील्ड में क्या किया जा रहा है यहाँ पर, ये सऊदी अरेबिया के साथ में एक देखने को मिल रही है 15 बिलियन की डील आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बोला जा रहा है। 5G में इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इसी के चलते यहाँ पर और भी कई सारी अच्छी चीजें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो ये एक पूरा पैकेज यहाँ पर लेकर आए, आने वाले टाइम पे काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये बातें की जा रही है। इसके ऊपर एडिटोरियल भी आएगा, तो उसमें और अच्छे से आप लोग कई सारी चीजें जानने को मिल जाएगी, क्योंकि अगर कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ा इंसिडेंट, कोई बड़ी खबर रहती है, उसके ऊपर एडिटोरियल नॉर्मली आता है। हो सकता है थोड़ा लेट में आए, पर आएगा जरूर, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि हिंदू वाले थोड़ा सा अच्छे से जांच पड़ताल करके तब थोड़ा सा लेकर आते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि कई लेट हो जाते हैं एडिटोरियल पर, लेकिन आते जरूर है। हाँ, ये रहता है कि काफी डिटेल में आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के द्वारा वो लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को लेकर टेंशन में नहीं रहना है। अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश सामने निकल कर आया और उसने बोला कि भाई साहब कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम तो यहाँ पर इलेक्शन बोल रहा हूँ फिर से मैं एग्जाम को इलेक्शन क्यों बोल रहा हूँ बार बार, कल भी मेरे मुंह से कई बार निकला। तो यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे आंध्र प्रदेश के द्वारा, ये बात बोली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, इनको बदतमीज सुधर जाओ, बच्चों को मारोगे क्या। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि 31 जुलाई तक रिजल्ट डिक्लेयर करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कैसे करना है आप लोगों को, मुझे चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ पर क्लास 12th के जो यहाँ पर रिजल्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। तो जैसे असेसमेंट करना है वो करो, और स्टेट बोर्ड को भी बोला गया यहाँ पर कि आप लोग भी अपना प्लान लेकर आओ, यानी कि आप लोग बोलो इलेक्शन एग्जाम कंडक्ट कराने हैं आप लोगों को, ऐसा बोलो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये यहाँ पर काफी जल्दी आप लोगों को चीजें काफी चेंज होती नजर आएगी, अच्छी चीजें हैं, ताकि हमारी कंट्री में अगला सेशन जो है स्टार्ट किया जा सके बच्चों के लिए जो भी ग्रेजुएशन में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये बोला जाता है ना कि ग्रेजुएशन में आगे तो कॉलर खड़े हो जाएंगे तुरंत। अभी तो फिलहाल जो है घर पे रहकर 12th तक तो ऐसे लगता है। देखिए सबसे बड़ी एक आयरनी ये लगती है मुझे सोसाइटी की, 12th तक जैसे बच्चा है ऐसा लगेगा कि कोई नहीं यार छोटा बच्चा है घर पे रहता है ये, जैसे ही 12th खत्म हुई और ग्रेजुएशन में पहुंच गया तो ऐसा लगता है कि बड़ा हो गया एकदम, ठीक है। आप शादी कर दो लड़की की, हाँ चलो शादी करने लायक हो गई, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं सारी चीजें चलती रहती है सोसाइटी में। मतलब बस 12वीं से लेके ग्रेजुएशन में
जो एंट्री करते हैं रिजल्ट आते ही कुछ महीनों के डिफरेंस में बच्चा जो है मैच्योर हो जाता है, ठीक है। ये जो मैच्योरिटी है अगर बच्चे के साथ स्टार्टिंग से ही दिखाई जाए, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी फील कराई जाए, तो काफी कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, आगे चल के फिर दिक्कत बन जाती है। वरना अभी हमारी कंट्री में जो किसान है, फार्मर जो है, उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया कि अपनी कंट्री में जो सेव डेमोक्रेसी करके कंपेन चलाया जाएगा, क्योंकि हमारी कंट्री में 1975 से लेके 1977 तक इमरजेंसी लगी रही, जो कि इंदिरा गांधी जी का टाइम पीरियड था। तो उस टाइम पर ये जो इमरजेंसी रही, तो इसको लेकर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि इसके बारे में बात की जाएगी। और लगभग अगर देखिए आप लोग यहाँ पर 7 महीने के करीब हो चुके हैं किसानों को प्रोटेस्ट करते हुए, तो उस भी मुद्दे को आगे लेकर आने की बात की जा रही है। तो ये काफी बड़े मुद्दे देश में देखने को मिल रहे हैं, देखते हैं सॉल्यूशन कब तक निकलता है। आगे अगर बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है श्री जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा उड़ीसा में। तो यहाँ पर अगर इसके बारे में पूछा जाए, कई बार आप लोगों से क्या होता है, कई सारे जो फेमस टेम्पल हैं उनका नाम दे देते हैं और स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आप लोगों से कई बार, ठीक है, कि मैच करो इनको, पर्सन स्पेसिफिक का नाम दे देंगे, बोलेंगे किस किस फील्ड से रिलेटेड है, मैच करो इनको। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से अगर आप लोगों को 2 भी पता होगा ना, तो मैक्सिमम आप लोग आंसर को लगभग लगा पाओगे, यानी कि आप लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ले जाओगे। तो कई बार एग्जाम में आप लोगों को ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में सारी चीजें आनी जरूरी है, कई बार ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन को पढ़ना है अपने शांत दिमाग से, और उन्हें कहते हैं कॉमन सेंस यूज कर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा 1500 जो पेड़ है उनको काटने का ऑर्डर दे दिया है। कुछ को काटा जा रहा है, कुछ को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। ट्रांसप्लांट तो ऐसे ही होगा, कुछ सूख जाएंगे उसमें से, देखने वाली बात होगी। पर हाँ ये है कि यहाँ पर बात की जा रही है रेजिडेंशियल जो एकोमोडेशन बनाने की बात की जा रही है नेताजी नगर के अंदर, तो वहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल साहब जो है पेड़ कटवा रहे हैं, आप लोगों को लगाने हैं, तो #SLV आर्मी प्लांटिंग ट्री करके आप लोग पेड़ लगाए, तो तुरंत मुझे यहाँ पर टैग जरूर किया कीजिए, और उसको आप लोग अपनी जो चीजें शेयर कीजिए, जाकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों को देखकर और ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें, ठीक है। आप लोगों ने ये काफी सारे शेयर भी किए हैं, मैंने आप लोगों को देखा होगा, स्टोरी पे शेयर किया है आप लोगों की, जो भी आप लोगों ने पेड़ लगाए, यूट्यूब की स्टोरी पर शेयर किया मैंने उनको इंस्टाग्राम पर शेयर किया, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर, इसी के साथ में ट्विटर पर, फ्लिट पर भी मैंने उसको शेयर किया। तो ये सारी चीजें वही हैं जो आप लोगों ने शेयर की हैं, ठीक है। तो शेयर जरूर किया कीजिए ताकि और ज्यादा लोग जो है उससे इंस्पायर हो सके। आगे बात करते हैं, म्यूनमेंट ओपन किए जा रहे हैं यहाँ पर, तो टूरिस्ट जो है अभी देख कर आ रहे हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे कि कोरोना वायरस खत्म हो गया तुरंत निकल कर घूमने चल दे, चलो देख कर आते हैं कहाँ क्या चल रहे हैं। अपना ध्यान रखिएगा, कहीं पर जाते भी हैं तो 2 गज की दूरी बनाए रखिएगा, वो तो जरूरी है। 2 गज की आप तो 5 गज की कर देना, जैसा कोरोना वायरस के म्यूटेशन जैसी चेंजेस देखने को मिल रही है। और अपना ध्यान जरूर रखिएगा, सैनिटाइजर अपना साथ में रखिएगा। कोशिश ये करनी है कि ज्यादा चीजें टच नहीं करें, ताकि चीजें जो है पता नहीं किस चीज पर वायरस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश ये करनी है कि अपना ध्यान खुद से रखिए। तो यहाँ पर अभी जो भी म्यूनमेंट वगैरह या जहां भी बाहर जा रहे हैं, तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर, अभी हमारी कंट्री में बात करें तो 2000 के करीब यहाँ पर फेक वैक्सीन ड्राइव यहाँ पर देखने को मिली। यार देखिए आज के डेट में ना ये एक इतना बड़ा एक वो नहीं कहते कि दलदल बन चुकी है फेक चीजों की, जिसकी कुछ हद नहीं है। चाहे वैक्सीन के बारे में आप लोग बात कर लीजिए, चाहे कोई प्रोडक्ट के बारे में बात कर लीजिए, हर एक प्रोडक्ट में मिलावट देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को सतर्क होना पड़ेगा। जब तक जनता जो है इन चीजों को इग्नोर करती रहती है, ये चीजें बढ़ती नजर आएंगी। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था कि एक वेबसाइट है, वहां पर 10-10 रुपए लिए जा रहे हैं पर्टिकुलर पर्सन से, उनको बोला जा रहा है कि फॉर्म भरो और फिर आप लोगों का सिलेक्शन करवाएंगे। जैसे ही वो वहां पर जाकर 10 रुपए की बात है, क्या जा रहा है 5000 रुपए अकाउंट से गायब, ठीक है, किसी के 10,000 रुपए अकाउंट से गायब। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, जाकर वहां पर अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो अकाउंट से डिडक्ट हो गई मनी। आप लोगों को कई बार ऐसा भी होता है कि यार जैसे 10 रुपए डाले कि ओटीपी डालो, यहां पर जाकर आपका ओटीपी ले लिया, पैसा उड़ा दिया उसमें से। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, डिजिटली आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दवाई के बारे में चीज चल रही है तो जागरूक रहना पड़ेगा। मॉनसून हमारी कंट्री में थोड़ा सा डिले चल रहा है, पर लेकिन आप लोगों से मैंने डिस्कस भी किया था, तो हाँ मानसून जो है वो डिले हो सकता है, पर लेकिन बारिश के ऊपर उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है। हो सकता है कि यहाँ पर डिले आए, पर लेकिन उससे बारिश क्या रहने वाली है वो उसी पैटर्न में चलेगी। तो जो लॉन्ग पीरियड होता है, यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज यहाँ पर निकाला जाता है, जिसके चलते चीजें काउंट की जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। हमारी कंट्री में कौन ये काम करता है सारा, तो याद रखिएगा IMD काम करता है। IMD क्या है, इसको बोलते हैं इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कहाँ आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है, ठीक है। चलिए आप लोग ये बताइए मिनिस्टर कौन है। ये छोटी छोटी चीजें यार, ये एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, पर हाँ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश कल आगे रहा यहाँ पर दवाइयां दिलाने में, यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जो डोज वगैरह दिए गए। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर कल यहाँ पर बोला गया कि 59 लाख के करीब डोज दिए गए, ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने हाईएस्ट यहाँ पर 8.2 लाख के करीब यहाँ पर वैक्सीन दी। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, गुजरात तीसरे नंबर पर। कितना अच्छा लग रहा है डिस्कस करते हुए। पहले करते हैं सबसे ज्यादा डेथ कहां पर हो रही है, सबसे ज्यादा केस कहां पर आ रहे हैं, अब ये डिस्कस करें सबसे ज्यादा दवाई कहां पर दी जा रही है। ये अच्छा लग रहा है मतलब उन्हें कहते हैं कि मतलब पढ़ाने में मुझे मजा सा आ रहा है कि हाँ यार इतनी दवाइयां दे दी हैं, ठीक है। उसमें तो ना
अंदर से दिमाग भी थोड़ा सा ऐसा होता था, संकुचित सा हो जाता था, उन्हें सुकड़ सा जाता था। मैंने कहा यार इतने केस आ गए, इतनी डेथ हो गई, अब ये बोलने में वहाँ इतने मतलब दवाइयाँ दिला दी, अब अच्छा सा लग रहा है अंदर से। तो ये चीजें हैं। आगे बात करते हैं, कांग्रेस में यहाँ पर एक अच्छी मुहिम चलाने के मूड में है, बोल रही है कि वैक्सीन के लिए जो हेजिटेंसी है, देखिए इसके ऊपर ना आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आंसर राइटिंग में भी आ सकता है। वैक्सीन हेजिटेंसी के ऊपर मैंने कई सारे एडिटोरियल डिस्कस किए। वैक्सीन हेजिटेंसी क्या होती है? जब पर्टिकुलर पर्सन जो है दवाई मार्केट में है पर लेकिन उसको लेने से मना कर दे, क्यों? क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन फैला रखी है। कई सारी इंफॉर्मेशन यही मार्केट में कि 2 साल के अंदर मर जाएगा जिस इंसान ने वैक्सीन ले रखी है। ऐसे भी आई कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके नपुंसक होने के भी चांसेस है अगर वैक्सीन ले रहे हैं। ये सारी फेक न्यूज फैलाई जाती हैं, तो आप लोग इनसे बचकर रहिए। सोशल मीडिया जो है, खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इनसे डिस्टेंस बनाकर आप लोगों को रखनी है, वरना काफी ज्यादा दिक्कत निकल कर आएगी। तो कांग्रेस ने बोला गया यहाँ पर देश के अंदर में 736 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अपनी मुहिम चलाएंगे ताकि लोग जो है वो वैक्सीन ले सके। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है वो इस काम को यहाँ पर करने वाली है, ठीक है। बीजेपी की जो पॉलिटिकल पार्टी के भी मेंबर काफी लार्ज स्केल पर इस मुहिम को चला रहे हैं, अलग अलग एरिया में चीजों को, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो वैक्सीन को लेकर कभी भी आप लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है। गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड वैक्सीन जरूर आप लोग लगाइए कम से कम, क्योंकि इसी से सारी चीजें आप लोगों की जो एक तरीके से बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बनेगा, कल को चलकर वायरस का जो म्यूटेशन हो रहा है ज्यादा लार्ज स्केल पर, वो आप लोग रोक पाएंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पर रसिया और यूके के बारे में बात की जा रही है। आने वाले टाइम पर इस पर जल्दी आप लोगों को एडिटोरियल भी देखने को मिलेगा। रसिया और जो यूके है वो ब्लैक सी के इंसिडेंट पर लेकर अभी एक दूसरे के साथ में झड़प गए। अब ये तो क्या है आप लोग समझिए एक बार। यहाँ पर पहले आप लोग यहाँ पर ये देखिए कि ब्लैक सी पड़ेगा कहां पर, तभी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अपनी कंट्री कंपेयर में हमेशा कंपेयर कीजिए, अपना ये है अपना देश, यहां से आप लोग आएंगे तो ये हो गया यहाँ पर, ये बेसिकली ब्लैक सी, ठीक है। तो ये हो गया क्रीमिया। तो अभी यहाँ पर इसको आप लोग समझिएगा, जो जूम मैप है वो आप लोगों को दिखाता हूं। ये हो गया यहाँ पर बेसिकली ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी हो गया यहाँ पर, और ये हो गया यूक्रेन, ये है क्रीमिया। ये जो क्रीमिया है ये किसका पोर्शन है? ये है यूक्रेन का पोर्शन। पर लेकिन यहाँ पर एक रेफरेंडम करवाया गया, और रेफरेंडम करा के रसिया के द्वारा ये अपने कंट्रोल में ले लिया गया। रेफरेंडम क्या होता है? जब जनता वोट करती है डायरेक्टली कि हाँ ये कहां पर होना चाहिए। जैसे कि ब्रेक्जिट के लिए रेफरेंडम हुआ तो जनता ने बोला यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया यूके। अब वहां पर कितने मेंबर रह गए? 27 मेंबर रह गए, 28 थे पहले। इसी तरीके से ब्रेक्जिट कराया गया तो सबने रसिया का साथ दिया। नॉर्मल सी बात है, रसिया का साथ देंगे यार, क्यों? क्योंकि सारी जनता यहां पर रसिया की है, क्योंकि ये पहले किसका पार्ट हुआ करता था? यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो इसीलिए मैक्सिमम जनता हुई है, तो उनके द्वारा काफी अच्छे से बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया गया। तो यूक्रेन से ये छिन गया। तो जैसे यूक्रेन से छिना, रसिया ने रेफरेंडम कराया, तो यहां पर G8 कंट्री ने इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, G7 कंट्री रह गई। तो इसके चलते कई सारी बातें आती है निकल निकल कर। तो यूके अभी इंडिपेंडेंट है, पहले तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, उसको लगाम रहती थी, अब कोई लगाम नहीं है। तो जो भी मन करता है वो बोलते हैं। तो अभी रसिया के साथ में झड़प देखने को मिल रही है ये ब्लैक सी वाले मुद्दे पर। आखिर रसिया ने ऐसा क्यों किया? क्रीमिया को अपने कंट्रोल में लिया, क्योंकि इसके चलते ब्लैक सी इसके कंट्रोल में आ जाता है। और यहां पर इकलौता ये एक ऐसा सी है जहां पर सर्दियों में फिलहाल अगर बात करें बर्फ नहीं जमेगा, वरना रसिया जो है वो नॉर्थ पोल में आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैक्सिमम एरिया वहां पर आप लोगों को बर्फ जमा हुआ नजर आएगा, जिसके चलते जो नेविगेशन है पानी के अंदर वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये कई सारी दिक्कत है। तो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रसिया के लिए खासकर अगर बात की जाए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्लैक सी। इसीलिए रसिया ने श्याम दाम दंड भेद लगा दिया, जिसको जो बोलना है वो बोलो, कुछ नहीं सुनना किसी का। रसिया ने पर अपना ब्लैक सी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यहां पर रसिया के लिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मैकफी यूज करते हैं एंटीवायरस? पता है आप लोगों को कौन कौन ऐसा है? बताइए जरा, कौन कौन मैकफी यूज करता है, ठीक है। यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है मैकफी बनाने वाले पर्सन के बारे में। नाम था इनका जॉन मैकफी। तो इन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रख दिया, ठीक है। तो यानी कि जैसे ना आप लोगों का नाम के आगे जैसे भी जो लगा रहता है उसी के नाम पर आपका नाम मान लीजिए, जैसे वीरेंद्र सिंह, ठीक है। तो कुछ और बना दिया आप लोगों ने, शर्मा के नाम पर शर्मा जी क्लोथ, शर्मा जी जैसे एंटरप्राइजेस, ठीक है, इस तरीके से। तो मैकफी इन्हीं के नाम से था। अब ये इंसान जो है इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि इनके जो है इनकी डेथ हो गई। अभी यहाँ पर डेथ क्या होगी मुझे लग रहा है शायद सुसाइड किया है, ठीक है। मैकफी सॉफ्टवेयर, अच्छा हाँ सुसाइड किया, किल हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये इंसान जो है इन्होंने अपने आप को मार लिया है। तो इनका एंटीवायरस अब जो है देखिएगा कैसे यूज करना है आप लोगों को। ये मतलब एक बुरी खबर है, पर लेकिन आप लोग एंटीवायरस यूज करते रहिए, वो काम करता रहेगा, ठीक है। आइए अब एडिटोरियल के ऊपर यहाँ पर नजर डालते हैं, कौन कौन से एडिटोरियल है यहाँ पर देखते हैं, क्या क्या इनके अंदर डिस्कस करना है। बहुत शानदार और प्यारा आर्टिकल लिखा गया है, ये वाला गांव की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में बात की जा रही है। देश के अंदर किस तरीके से आज के दिन में गांव की अर्थव्यवस्था है, कैसे पेंडेमिक के टाइम पर गांव ने देश को बचाया, और कैसे अब देश जो है वो वहां पर गांव को बचाना चाहिए देश को। यानी कि हम लोग बात करेंगे प्रॉपर गांव की इकोनॉमी के बारे में, सेक्टर्स क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कई सारी इंटरेस्टिंग बातें भी जानने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, अफ्रीका की पॉलिसी क्या होनी चाहिए इंडिया के अंदर, और चाइना जो दबदबा कर रहा है, इंडिया को उसको टैकल कैसे करना चाहिए उसके बारे में बात की जा रही है। तो काफी डिटेल में इसको अंडरस्टैंड हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये वाला साइड वाला आर्टिकल, ये कोविड-19 के बारे में है। तो वही सारी बातें हैं कि कोविड-19 की थर्ड वेव आए उससे पहले गवर्नमेंट को स्टेप उठा लेने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर वे में चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए।
सेकंड वेव तो जो गई गई, आगे किस तरीके से चीजों को अनलॉक करना है, आराम आराम से अनलॉक करना चाहिए सारी चीजों को, यानी कि एक बार में ही अनलॉक करके बैठ गए। जनता को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्राउडेड प्लेस पर ज्यादा ना जाए, जैसे कि म्यूनिमेंट अभी खुल रहे हैं। इसी के साथ में दूसरी बात बोली जाए तो डिस्टेंस बनाकर रखिए, सैनिटाइजर वगैरह आप लोग को यूज करना है, और कोशिश ये करनी है कि अपना जो भी जल्दी हो सके अपने एरिया में मेडिसिन का जो डोज है अपना डोज लगवा लीजिए। मेरा अभी एक भी डोज नहीं हुआ है मुझे जल्दी अपना डोज लगवाना है तो यहाँ पर उसको देखना पड़ेगा। आप में से किस किसी ने दवाइयाँ ले ली हैं, ठीक है, आप लोगों ने दवाई ली हो चाहे ना ली हो, एक जरूर बात ध्यान रखिएगा, आपके पेरेंट्स को जरूर दवाइयाँ दिला दिएगा फर्स्ट डोज, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स ने डोज ले लिया अपना, जो उनका फर्स्ट डोज था, तो उनको जरूर आप लोग दिलाइएगा। आप हो सकता है जब भी आप लोगों का टाइम आए आप लोग उसको लगवा लीजिएगा, पर पेरेंट्स जो है उनको जरूर कराइएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखेगा। वैसे आप लोग एक्सरसाइज वगैरह वो सब चीजें अपना करिए कंटिन्यू, जिससे कि दिक्कत न देखने को मिले, ठीक है। ये नीचे वाला जो आर्टिकल है ये तो देखो हमको देखने को मिली कल, हमारी जो जीत नहीं सॉरी हार हो गई थी हमारी तो ये जो बेसिकली चैंपियनशिप थी यहाँ पर इंटरनेशनल वर्ल्ड जो टेस्ट था, इसमें हम लोग हार गए यहाँ पर न्यूजीलैंड से। तो इसी के चलते यहाँ पर ये बातें बता रखी है कि न्यूजीलैंड ने हरा दिया इंटरनेशनल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया को, पर लेकिन आधे से ज्यादा टाइम जो था वो बारिश में ही बर्बाद हो गया, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बारिश की वजह से मैच नहीं हो पा रहे थे प्रॉपर। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये इसको कैसे लेकर चलना है आगे तो वो देखा जाएगा। तो क्रिकेट प्रेमी हो अगर आप लोग तो टाइम निकाल कर पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये जो बात है यहाँ पर ये बात की जा रही है एग्जाम के बारे में, तो जैसे कि यहाँ पर किस तरीके से एग्जाम का असेसमेंट करना चाहिए, तो कई सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूं वैसे तो, पर फिर भी एक बार हल्का सा आप लोगों को बता दूंगा। शानदार और काफी प्यारा आर्टिकल है, काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। जेल के अंदर जो प्रिजनर है उनके बारे में बात की जा रही है, जो कैदी है उसके बारे में समझेंगे क्या क्या बातें की जा रही है। तो ये है यहाँ पर कार्टून एक बार देख लेते हैं। यहां पर कार्टून में क्या दिखाया गया, थर्ड फ्रंट, जैसे थर्ड वेव के बारे में बात करें, थर्ड वेव कोई कह रहा है कैसे आएगी, तो थर्ड फ्रंट बनाने की बात की जा रही है। थर्ड फ्रंट क्या होता है, एक साइड में जैसे बीजेपी हो गई, एक साइड में कांग्रेस हो गई, तो इलेक्शन में तो बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी ये रहता है। पर लेकिन अगर इनको छोड़कर भी कोई और तीसरे पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी होकर आ जाए, तो इन्होंने काफी कोशिश की थी पर लेकिन वहां पर कोई आया नहीं, ठीक है। तो यहां पर कोई भी इनसे बात करने नहीं आया, तो फिर उसके चलते देखते हैं अब कंडीशन क्या बनती है, थर्ड फ्रंट बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा क्या नहीं बनेगा, अब तो दिख रहा है सामने साफ साफ कोई बोलने वाली बात रही नहीं गई है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, जो आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। उससे पहले आप लोगों को दिखाता हूं, ठीक है। ये है बेसिकली जो जेल के अंदर कैदी हैं उनके बारे में बात की जा रही है। अपनी देश के अंदर आप लोगों को कैसे देखने को मिलेंगे और यहां पर कैसे हैं, ये देखिए, ये है क्राउडेड एरिया। कहां अगर बात करें, ये यूएसए के अंदर कैदी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि हॉस्पिटल में हो, ठीक है, हमारे देश की कंडीशन के हिसाब से माने तो यहां पर कैदी को इस तरीके से रखा जाता है जेल के अंदर। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा मेहुल चोकसी और ये नीरव मोदी टाइप के आदमी थे, इन्होंने कोर्ट में क्या बोला कि इंडिया के अंदर जेल की हालत काफी बुरी है, हम लोग वहां पर नहीं जाना चाहते। कई सारी ऐसी बातें बोली, इंडिया में हमको न्याय नहीं मिलेगा ढंग से, वो बातें बोली, पर फिर भी वहां से उनको वापस लाया जा रहा है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये क्यों डर रहे थे, क्योंकि इनको पता है देश के अंदर जेल की हालत क्या है अपनी देश के अंदर अगर बात करें तो जेल की हालत ये है आज की डेट में। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर कोई आसपास में कोई जो ऐसा इंसान है जेल में गया है तो उससे जाकर पूछेगा तो यहां पर आप लोगों को पता चल जाएगा। मेरा एक मतलब मेरे गांव में था एक पर्सन जो जेल में गया, तो बैठा था वैसे ही बातें कर रहा था, मिल गया, तो मैंने कहा और क्या चल रहा है, कब आए छुटके, तो कह रहा है छुटके तो आ गया पर लेकिन नरक से निकल कर आया हूं भाई। मैंने कहा क्या हो गया, कह रहा है कि मत पूछो यार कितनी बुरी कंडीशन रहती है जेल का, तो मतलब नाम सुन के भी डर लगे। तो ये अच्छी चीज है, अगर इंसान जो है कुछ गलत हरकतें करके जेल में गए तो एक तरीके से ऐसा होना चाहिए कि उसको उसके नाम से डर लगे। पर लेकिन दूसरी बात भी आप लोगों को यहां पर दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा। हमारी कंट्री में जो जेल में आज के दिन में जो लोग हैं ना, उसमें मैक्सिमम लोग जो है वो अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल का मतलब क्या होता है, अब तक ये साबित नहीं हुआ है उन्होंने कोई अपराध किया है या नहीं किया है। सोचो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जब उसका केस चलेगा और पता चला उसने वो अपराध किया ही नहीं है, तो फिर वो ऐसी जिंदगी अगर जीकर आ रहा है तो क्या उसके साथ में सही हुआ, तो ये सही नहीं है। तो इसी के मतलब यहां पर ये बात की जा रही है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जेल में गया, उसको कोरोना वायरस हो गया, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, पता चला वो एक तरीके से अपराधी नहीं था, तो क्या ये सही है, तो उन्हीं सब मुद्दों के बारे में बात की जाएगी। तो ये कई सारी बातें हैं जिसके बारे में जानेंगे, बहुत शानदार आर्टिकल रहने वाला है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आप लोगों को। इसके लिए क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए सामने, द क्राउडिंग ऑफ द प्रिजनर, जो हमारी कंट्री में जेल है, जो क्राउडिंग यानी कि ज्यादा जनसंख्या उनके अंदर है, तो उसके चलते कंट्री के लॉन्ग जो काफी लंबे समय से प्रॉब्लम है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है ये, तो क्रिटिकली डिस्कस करना है कोज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द क्राउडेड प्रिजनर, और इसी के साथ में क्या क्या सोल्यूशन उसके निकाल सकते हैं, कैसे उसको डिकंजेस्ट किया जा सकता है, यानी कि लोगों को वहां से निकाला जाए। तो जेल में जो भीड़ भाड़ वाले जो जेल है जो भरे पड़े हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, उसकी क्या क्या चीजें हैं, कैसे उसको सोल्यूशन निकाला जा सकता है, इसके ऊपर 200 से 250 शब्द में आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है। देखिए कई सारे बच्चे जो है स्टेट पीसीएस की
की तैयारी करते हैं। आप लोग ना 200 से 250 शब्द में मत लिखा करो, क्योंकि मुझे लगता है कई सारे स्टेट पीसीएस जो है वहां पर 100 से 150 शब्द में लिखने के लिए आता है। तो आप लोग अपने एग्जाम के हिसाब से उसको चेंज कर लिया कीजिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों को बिल्कुल जो क्वेश्चन देता हूं उसी के हिसाब से लिखना है, और ये भी नहीं आप लोगों को यही क्वेश्चन लिखना है जो मैं देता हूं। अगर आप लोगों को लगता है कोई और अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है या फिर अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्वेश्चन लिखना है तो वो भी लिखकर आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंधे हुए हो आप लोग यहां पर, ठीक है। देश आजाद हो चुका है 1947 में, तो अपने फंडामेंटल राइट का यूज करके अपने क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दो, ठीक है। तो ये है इसके बारे में, तो डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये, ठीक। सबसे पहले तो बात की जा रही है कोविड-19 का रिस्क काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। 2 गज की दूरी बनाने की बात कर रहे हैं, पर यहां पर तो 2 गज का, यहां पर तो 1 सेंटीमीटर 1 इंच कुछ भी नहीं है। यहां पर सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, तो कैसे 2 गज की रहेगी। एक बार को इनके लिए बोल सकते हैं कि थोड़ी चीजें सही है, पर लेकिन कोरोना वायरस फैलेगा तो यहां पर भी फैल जाएगा, तो इसके चलते यहां पर तो बुरी खस्ता हालत है, तो कैसे काम चलेगा। तो कोविड-19 का इन्फेक्शन की वजह से काफी लार्ज स्केल पर चीजें हो रही है हमारे देश में, जिसकी वजह से हम लोग जेल को भूल गए हैं कि जेल में भी दुनिया भर के लोग पड़े हुए हैं हमारे देश में। तो उनको कैसे बचाना है, तो आज के दिन में जो फेल हो चुके हैं ऑथोरिटी, ओवर क्राउडेड जो प्रिजनर है वहां पर, उनसे क्या क्या रिस्क यहां पर बढ़ रहा है उसके चलते चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये मैं एक जेल की बात कर रहा हूं, ऐसी दुनिया भर की जेल है देश के अंदर, यह है तिहाड़ जेल। तो तिहाड़ जेल के अंदर अगर बात करिए आज की डेट में 12,715 जो लोग यहां पर इसके अंदर भरे पड़े हैं 11 सेक्शन के अंदर इसके अंदर, ठीक है। और इसमें से बात करें यहां पर जो कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी है 7,425, यानी कि जहां 7,000 की कैपेसिटी है वहां 12,000 है। मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 5,000 लोग ज्यादा हैं। तो अब आप लोग समझ सकते हैं जब 5,000 लोग ज्यादा आएंगे 12,000 के एरिया में तो फिर ऐसा ही होने वाला है। तो ये कंडीशन अभी यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसी के चलते यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है जो आप लोग ध्यान रखिए, 12,715 में से 11,077 लोग ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल मतलब उनका दोष साबित नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि इनमें से 6,000 7,000 8,000 ऐसे हो जो कि अपराधी ना हो, वो छुटकर आ जाएं। तो पर क्या जो छुटकर आ गए वो अपराधी नहीं थे, गलत तरीके से फंस गए उसमें केस में, तो क्या उनको ये जिंदगी जीना ये जरूरी था, क्या उनकी लाइफ का ये पार्ट होना चाहिए था जब उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। तो ये सोचने वाली बात थोड़ी हो जाती है। इसी के चलते अगर बात करें तो क्या कंडीशन रहती है यहां पर, अगर हमारी कंट्री में काफी पुअर कंडीशन है, जेल के अंदर काफी दयनीय कंडीशन है, तो 100 ऑफ प्रिजनर जो है यहां पर आज के दिन में इन्फेक्टेड हो चुके हैं और कईयों की जान भी जा चुकी है जेल के अंदर ही। जेल के अंदर लोगों की जान जा चुकी है कोविड-19 के चलते। तो बाहर पता है आप लोगों को सुन पा रहे हैं, पर जेल के अंदर जो लोगों की जान जा रही है उनके बारे में ज्यादा हम लोग सुनते भी नहीं है। अभी बात करें तो उनका फंडामेंटल जो राइट है, राइट टू लाइफ के बारे में अगर बात करते हैं, हमारे संविधान में जाएंगे तो पार्ट 3 में आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इसी में अगर आप लोग बात करिए आर्टिकल 21 आ गया राइट टू लाइफ। इसी आर्टिकल 21 के अंदर आप लोगों को राइट टू प्राइवेसी भी निकल कर आती है। इसी आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, राइट टू अच्छा इन्वायरमेंट मिले उसके बारे में बात करते हैं। जिंदगी खराब हो रही है यहां पर, उन्हें जिंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है। जेल में हमको मजा आता ही नहीं है। ये ऐसी चीजें अगर आप लोग देखें तो क्या कंडीशन रहेगी यहां पर। एक बच्चा बोल रहा है सर यूपीएससी की पढ़ाई जो है वो सीरियस होती है, सीरियस होकर पढ़ाया करो। यार क्या चाहिए आप लोगों को, ये तो बता दीजिए। आज जिंदगी में जितना मजे में काम करोगे ना उतना ही ज्यादा आगे जाओगे, ठीक है। पढ़ाई सीरियस होती है, रियलिटी में पढ़ाई सीरियस होती है। आप लोगों को पढ़ाई के लिए सीरियस होना है, पढ़ाई सीरियस नहीं होती है, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाई के लिए सीरियस होना है, और पढ़ाई के लिए सीरियस होने का मतलब ये नहीं कि हंसना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, आज लोग कुछ ऐसे ऐसे राजा देखने को मिलेंगे हिस्ट्री में, मतलब अपने कुत्ते को लेकर भागे, अपनी बीबी को छोड़कर चले गए यहीं पर, ठीक है। ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे। तो क्या आप लोगों को उनको पढ़कर अगर हंसी नहीं आ रही है, आप लोगों की इमोशन नहीं आ रही है, अगर आप लोगों को, मुझे आज भी याद है, मुझे पहली बार जब मैंने 8th एनसीईआरटी पढ़ी थी ना, 8th क्लास की मॉडर्न इंडिया की, मैंने देश को आजाद करके सांस ली थी, इतनी इमोशनल में हो गया था उसके साथ में। मैंने कहा कैसे कैसे मतलब हमारी आजादी कैसे कैसे मिली है। तो ये सारी चीजें ना अगर आप लोग के अंदर हंस रहे हो, खुशी नहीं आ रही है, पढ़ते हुए दुख नहीं हो रहा है, इमोशंस नहीं आ रहे, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई के साथ में कनेक्ट ही नहीं हो। बस आप लोग एक माहौल बनाए हुए हो अपना, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है, दिमाग में भी नहीं घुसेगी चीजें, इंजॉय कर करके पढ़ा करो चीजों को। जो आप लोग बोलते हैं ना सीरियस होकर पढ़ाई करो, वो हमेशा सीरियस होकर पढ़ाई करो, कुछ दिनों बाद पागल खाने में मिलोगे। सीरियस होकर मतलब कहने का मतलब है कि पढ़ाई को हल्के में नहीं लेना है, पढ़ाई को एंजॉय करना है। पढ़ाई में हंसी आ रही है तो हंसी हो जाइए, पढ़ाई में इमोशन आ रही है तो इमोशन लाइए, तो उसके साथ में कनेक्ट होकर पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आप लोग लाइफ में अगर बोला है कि सर इतने सारे मतलब एक तरीके से सीरियसनेस नहीं आती है लेक्चर को, 1 घंटे के लेक्चर में अगर सीरियस होकर पढ़ोगे कोमा में चले जाओगे, ठीक है। इतनी फैक्ट और फिगर होती है, तो इसलिए एंजॉय कर करके पढ़ा करो, एंजॉय ले लेके चीजों को, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने में मजा लेता हूँ, मैं पढ़ाता भी इसलिए क्योंकि पढ़ाने में मजा आता है। जिस दिन मजा आना बंद हो जाएगा ना मुझे पढ़ाने में, उस दिन बंद कर दूंगा ये सारा पिटारा, ठीक है। इसलिए एंजॉय किया करो चीजों को, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो आधी बार। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है आर्टिकल 21 के बारे में, और पॉलिटिक्स बड़े अच्छे से रिवाइज करें कई सारे लोग अच्छे से। इसी तरीके से टाइम आ गया तो एक बार है कि सर ईपीएफओ आ गया, मुझे 10 दिन में पॉलिटिक्स रिवाइज करनी है। मतलब मैंने देखा उसके डन 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 मतलब 10 लेक्चर के नीचे डन लिख रखा है एक ही दिन के अंदर उस बंदे के द्वारा।
मैंने कहा तुम तो सुपर फास्ट ट्रेन से चल रहे हो बिल्कुल। तो सही है, रिवीजन करो अच्छे से, क्योंकि पहले भी 2-3 बार लेक्चर देख चुका है, ठीक है। तो आप भी रिवीजन करते रहिए, पॉलिटी अपना हिस्ट्री जो भी है, जो भी आप लोग के एग्जाम आ रहे हैं। अभी बात करें ह्यूमन राइट के बारे में, तो ह्यूमन राइट ऑफ प्रिजनर, जो भी प्रिजनर के जेल के अंदर हैं, उनके ह्यूमन राइट के बारे में हमारी कंट्री में यहां पर बात की जा रही है। री इन ह्यूमन कंडीशन, ये 3082 वर्सेज स्टेट ऑफ आसाम के बारे में बात की जाती है। तो इसमें यहां पर ये केस भी था जिसमें बोला गया कि इन ह्यूमन यानी कि लोगों के रहने लायक कंडीशन नहीं है, तो वहां पर थोड़ी कंडीशन सुधारो। चार्ल्स सोबर जो वर्सेज यहाँ पर सुपरिटेंडेंट ऑफ तिहाड़, जो सेंट्रल जो केस था यहाँ पर सेंट्रल जेल का, ये 1978, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जो ये केस निकल कर आया, तो देखिए ये जो केस है ना, आप लोगों से कई बार जैसे कि आंसर राइटिंग में आप लोग कुछ केस यूज कर सकते हैं, रटने नहीं है सारे, कुछ इंपॉर्टेंट केस अगर यहां पर है, ठीक है। तो जैसे चार्ल्स सोबराज जो केस हो गए यहां पर, ये तो इनको आप लोग क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि इनमें ये बोला गया है कि प्रिजनर में अगर कोई है तो आप लोग उनके फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकते, ठीक है। एक तरीके से इंसान है तो इंसान की तरीके से उनको ट्रीट करो। कंडीशन क्या देखने को मिलती है, ऐसा नहीं रहता हमारे देश में नॉर्मली। एम क्या रहता है, जेल में बंद करने का, डिटरेंस हो। जैसे वो बोला था ना मैंने गांव वाले के बारे में बात बताई कि हाँ यार कभी जेल में नहीं जाना है, तो डिटरेंस क्रिएट होना चाहिए ताकि क्राइम ना करे आगे, वरना जेल जाना पड़ेगा। पर लेकिन इसके साथ में रिफॉर्म भी इसके अंदर होना चाहिए कि वहां पर कंडीशन जो है वो खराब न रहे, ठीक है। पता चला यहाँ पर जेल में जाने के नाम पर ही लोग आधे मर गए, ठीक है, उनके परिवार वाले को पता भी नहीं है कि उनका परिवार का कोई मेंबर वहां पर निकल चुका है, तो ये कंडीशन काफी बुरी हो जाती है। तो एक तरीके से जेल में अगर गया है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से चीजें होनी चाहिए। कई बार परिवार वालों को मिलने भी नहीं देता है, चलिए फिजिकल मीटिंग अगर आप लोगों को नहीं करने देनी है, एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मिला दो, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी नहीं मिलाया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा ये बातें बताई गई, तो जेल में लोग वैसे ही मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी से मिलने नहीं दी जा रहा है, 15-15 दिन तक भी लोग परेशान चक्कर काट काट कर चले जाते हैं, तो ये कंडीशन सुधारनी पड़ेगी। अभी यहां पर एक काफी प्रोमिनेंट हुर्रियत नेता थे यहां पर, जो कि चेयरमैन थे तहरीके हुर्रियत के, ठीक है, जिनका नाम था मोहम्मद अशरफ सहराई, ठीक है। तो रिसेंटली अभी ये डिटेंशन में थे, तो डिटेंशन के चलते चलते जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इनकी जान चलेगी। तो यहां पर इनको जो पकड़ा गया था वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत पकड़ा गया था। एक इंटरेस्टिंग चीज बता दो आप लोगों को, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो होता है ना, इसके तहत अगर किसी को पकड़ लिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई क्राइम कर रखा है, इसका मतलब ये कि प्रिवेंट किया जा रहा है ताकि आगे चलकर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी न हो जाए। तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए अंदर ये एक्ट है, 1978 में ये एक्ट लाया गया था, ये स्टेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। पता चला ये जो नेता साहब थे इन्होंने कुछ उल्टा सीधा भाषण दे दिया और उस भाषण की वजह से लोगों में रोष आ गया और लोगों ने क्या किया, तोड़फोड़ कर दी। तो उसको रोकने के लिए इनको जेल में डाला गया था। तो जेल में इनकी हालत इतनी खराब हो गई कोविड-19 के चलते, ये कोविड-19 पॉजिटिव हो गए। तो जब पोस्टमिसली यानी कि इनकी डेथ के बाद में पता चला, टेस्ट किया गया तो कोविड-19 पॉजिटिव थे। इनके बच्चे के द्वारा बोला गया, इनके बेटे के द्वारा कि यहां पर इनको काफी लंबे समय से इलाज के लिए चिल्ला रहे थे, किसी ने इनको इलाज प्रोवाइड नहीं किया गया, तो ये ट्रीटमेंट में डिले की वजह से यहां पर इनकी डेथ हुई है और ये काफी बुरी बात यहां पर देखने को मिली, ठीक है। तो यानी कि जेल के अंदर अगर पकड़ा गया किसी इंसान को, उसने कोई ऐसा भी नहीं कोई क्राइम कर रखा है, क्राइम हो सकता है इसकी वजह से उसको डिटेंशन किया गया, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, तो ये एक गलत चीज है अगर देखा जाए, ठीक है। इंसान कैसा भी हो, चाहे एक कैसा भी हो, पर लेकिन उसने कोई क्राइम नहीं किया, उसको पकड़ा गया कि क्राइम न करे वो, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये कंडीशन अभी देखने को मिली, तो कंडीशन जो है वो काफी खराब है, तो ये समझनी पड़ेगी। अगर पॉलिटिकल प्रिजनर के बारे में बात करें तो काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। पॉलिटिकल प्रिजनर जैसे अपोजिशन पार्टी के हैं, तो उनको उठाकर सबको जेल में डाल दो और फिर कोविड-19 छोड़ दो उनके बीच में, ठीक है, तो वो अपने आप मर जाएंगे, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो सारी अपोजिशन खत्म। तो इस तरीके की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल प्रिजनर खासकर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए, ठीक है, इस तरीके से पॉलिटिकल प्रिजनर हो गए, तो ये आज की डेट में ऐसे भी लोग हैं जिनको, कुछ ऐसे लोग हैं कोविड-19 की बीमारी या दूसरी बीमारी, कुछ ऐसे हैं जिनको सुनना बंद हो गया, तो अगर किसी की ऐसी कोई कंडीशन है उसको जेल में नहीं, उसको हॉस्पिटल में होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें हैं। अभी फिलहाल अगर बात करें जो प्रिवेंट डिटेंशन के अंदर, जेल के अंदर, जैसे कि बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर कई सारे एरिया में कई सारे लोगों को रखा गया है, तो इसके चलते यहां पर अकॉर्डिंग टू जो आर्टिकल 14 है, तो उसमें अगर बात करें इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट के हिसाब से, तो आप लोग उनके राइट का हनन कर रहे हैं। इतने लंबे समय तक उनको जेल में रखना है, कई बार तो डिले होता रहता है, उनके ट्रायल नहीं चलते हैं, कई सारी चीजें देखने को मिलती है। इसी के चलते यहां पर कई सारे और भी केस हैं। प्रिजनर के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो सेफ और टाइमली सेफ गार्ड यहां पर होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, तभी जाकर चीजें नॉर्मल हो पाएगी, वरना चीजें नॉर्मल नहीं होगी। कहां पर बोला गया, ये बोला गया हुसैन आरा खातून वर्सेज ये होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979 का केस था। इसमें कई सारी बातें यहां पर बताई गई कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, ठीक है, पर लेकिन ये सारी बातें कोर्ट ने भी बोल दी, केस में भी आ गई, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं, संविधान में लिखी भी हुई है, पर लेकिन इंप्लीमेंट कुछ नहीं होती है, ठीक है। नॉट इन रियलिटी ऑन ग्राउंड यू विल सी ऑल दीज थिंग्स। ये क्या होता है, नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, उन्हें कहते हैं कि किताबों में अच्छी रहती हैं, आए आप लोग रियलिटी में देखेंगे तो समझेंगे। कहते हैं किताबों में पढ़ लिया बहुत, ग्राउंड पर उतरोगे, उसमें तालाब में उतरोगे या नहर में उतरोगे, झील में उतरोगे,
उतरोगे तो पता चलेगा कि तैरना क्या होता है। तो वही चीजें हैं यहाँ पर। स्टेटस क्या है प्रिजनर की? ओवर क्राउडेड है, काफी लार्ज स्केल पर अंडर स्टाफ है, वहां पर आप लोगों को स्टाफ भी देखने को मिलेगा, खाना बनाने वाले की कमी, सफाई करने वाले की कमी, हाल तो सफाई तो उन्हीं से करवा लेते हैं, ठीक है। अंडर फंडिंग, फंड नहीं दिया जाता है वहां पर, ठीक है। कई सारे वायलेंस के केसेस देखने को मिलते हैं जिसके चलते आपस में लड़कर भी किसी की डेथ हो जाती है। तो ये कंडीशन है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर अगर बात करें, ओवर क्राउडिंग है 168% और 159% रेस्पेक्टिवली, यानी कि जितने लोग होने चाहिए उससे 168% आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जहां पर 100 लोग होने चाहिए वहां पर 250, 300 इस तरीके 400, 500 ऐसे लोगों की संख्या आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन है, तो उनको सुधारना है। ओवर क्राउडेड जो प्रिजनर होते हैं इसके चलते कोविड-19 का इंफेक्शन फैल सकता है काफी लार्ज स्केल पर। तो आने वाले टाइम पे और लार्ज स्केल पर चीजें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो अगर बात की जा रही है यहाँ पर 3.5 मिलियन के करीब अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब यह कि काफी लार्ज स्केल पर जो कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो आज की डेट में जेल में बंद है, ठीक है। तो ओवर क्राउडेड जो प्रिजनर है कोविड-19 के इंफेक्शन के चलते कंट्री के अंदर, तो इनको कितना नुकसान पहुंच सकता है आप लोग ये देखिए। यानी कि अगर इनको भी यहां पर ये कोविड-19 लग गया तो कितने सारे लोगों की जान जा सकती है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन है। तो कैसे इसको सुधारना है, अगर आज की डेट में बात करें, जैसे कि यहां पर 2016 का डेटा यहां पर ये दिखाया गया। 2016 में रिपोर्ट हाईलाइट किया कि 4,33,000 के करीब जो लोग प्रिजनर के अंदर 68% जो अंडर ट्रायल है, यानी कि जो ये लोग हैं ना इसमें 68 का 70% आप लोग बोल लीजिए अंडर ट्रायल है यहां पर पूरे देश के अंदर। तो इससे समझ सकते हैं आप लोग, वो मैंने जो डेटा स्टार्टिंग में दिखाया था वो दिल्ली का था, ठीक है। अभी यहां पर अगर बात करें तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, यहां पर एक तरीके से चीजों को ढंग से लेकर चलना चाहिए, वरना चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। यहां पर आज की डेट में बात करें तो यहां पर जो पीपल है प्रिवेंशन एंड डिटेंशन के बारे में बात करते हैं, कई बार उनको पकड़ा जाता है जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो ध्यान रखना चाहिए कैसे चीजों को लेकर चलना है। अभी ये केस बढ़ गए, इनको रोकना चाहिए। 300% के करीब केस बढ़ गए हैं। 2015 में केस 90 थे, अब 2016 में जो केस हैं वो 431 हो गए थे। तो इस तरीके से यहां पर लोगों को बिना बात के पकड़ा जा रहा है ताकि वो आगे कोई हरकतें ना कर दे उसके बेस पर। तो कई बार देखने को मिलता है कि उनको वैसे ही पकड़ ले जाते हैं अगर वो कुछ ऐसे ना गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तो भी चीजें देखने को मिलती हैं। अननेचुरल डेथ हो रही है आज के डेट में, यानी कि प्रिजनर के अंदर 2015 के बारे में बात करें 15-16 से ये बढ़कर 115 से 231 हो चुकी हैं। यानी कि किसी ने किसी को मार दे जेल के अंदर ही, पता चला वो बेगुनाह था, मर गया बेचारा वहां पर। इसी के साथ में सुसाइड किया जा रहा है, सुसाइड 28% इंक्रीज हो चुके हैं जेल के अंदर। 77 सुसाइड थी 2015 में, 2016 में 102 के करीब लोगों ने सुसाइड करी। मेंटल हेल्थ काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी, जेल में जाकर आदमी वैसे ही पागल हो जाए ऐसा देखने को मिलता है नॉर्मली अगर आप लोग केस देखोगे। तो यहां पर प्रिजनर जो है उसके चलते यहां पर अगर बात की जाए तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एक है 21,650 प्रिजनर पर, यानी कि 21,000 जो जेल में कैदी हैं उन पर एक आप लोगों को मेंटल हेल्थ का डॉक्टर नजर आएगा। यानी कि साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट जो है, मनोवैज्ञानिक या फिर मनोचिकित्सक काफी कम है यहां पर ये, और कई सारे एरिया में तो देखने को भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो चीजें सुधारनी पड़ेगी। इसके चलते एक कमेटी का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए आर्टिकल के अंदर सारी चीजें नहीं आप लोगों को देखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं, इसलिए बच्चा बोला है सर इतने डीप में एडिटोरियल मत पढ़ाया करे। आप लोगों को टॉपिक पूरा कवर करा देता हूं, उसके शाम दाम दंड जो भी लगे क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये बोला है जस्टिस जो अमिताभ रॉय है रिटायर्ड जो जस्टिस थे इनकी कमेटी के अंदर में बोला गया स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, लॉयर मिलना चाहिए प्रिजनर में, उसका रेशियो ठीक होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट बनाओ, केस को एडजन मत करो, उसको खत्म करो, वैकेंसी जो भी जेल के अंदर खाली है उनको फिल करो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टाफ रहे और अच्छी सी चीजें रहे, वायलेंस जो होता है उसको रोका जाए। तो ये रिफॉर्म आप लोग यहां पर सजेस्ट कर सकते हैं अगर चीजें आप लोग को नॉर्मल करनी है तो, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल हो गया इसके बारे में। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, बात करेंगे अपने देश में किसानों के बारे में। अभी बात की जा रही है रूरल इकोनॉमी के बारे में। रूरल इकोनॉमी जो है वो यहां पर स्टार्ट करने की काफी ज्यादा जरूरी है, वरना कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है नजर आएगी। अपने अगर आप लोग बात करिए नॉर्मली कुछ डेटा पुराना है पर लेकिन एक ऐसा ही एस्टिमेशन है मोटे मोटे तौर पर। एक टाइम हुआ करता था हमारी कंट्री में, हमारी देश की इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर चलाया करती थी। मैक्सिमम जीडीपी का 50% के करीब एग्रीकल्चर से आता था, और यहां पर सर्विस का सेक्टर 30% के करीब था, और इंडस्ट्री जो थी वो यहां पर अगवा मोटे मोटे तौर पर 10 से 20 के बीच में थी। आज की डेट में ये क्या हो गया, ये 2010, 15, 20, 2000 मान लीजिए आप लोग यहां पर 15 का डेटा ले रहे हैं, तो यहां पर क्या है, यहां पर एग्रीकल्चर जो है लगभग 14-15% आ चुकी है, ठीक है। इंडस्ट्री जो है 27-28% है, और यहां पर 60-70% के करीब आप लोगों को सर्विस सेक्टर देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि यहां पर चीजें चेंज हो चुकी हैं काफी लार्ज स्केल पर। इंडस्ट्री जो है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बीच में था वो सबसे ऊपर चला गया, जो सबसे नीचे था वो बीच में आ गया, जो सबसे ऊपर था वो नीचे आ गया। यानी कि एग्रीकल्चर का जो हमारी कंट्री में दबदबा था वो खत्म हो गया। बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी हमारी कंट्री में। तो ये चीजें किस तरीके से चल रही हैं उसको हम लोग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में देखिए
यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो तो कम हो गया है, पर लेकिन एग्रीकल्चर में मैक्सिमम 50 से 60% हमारी कंट्री की जो जनता है वो एग्रीकल्चर में ही कनेक्ट है, यानी कि एग्रीकल्चर में लोगों के पास में ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा देखने को मिल रहा है। ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहां है? सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में मान लीजिए आप लोग डॉक्टर बन गए, आप लोग लॉयर बन गए, ठीक है, आज के डेट में अगर आप लोग टीचर भी बन गए तो आप लोग अपनी जिंदगी को ठीक तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर अच्छी खासी सैलरी आप लोगों को मिल जाती है। ओके, आप लोग कोशिश करेंगे पढ़ के आप लोग अच्छे से आईआईटी में टीचर चले गए आप लोग, तो ठीक ठाक लाखों में सैलरी मिलती है, वहां पर अच्छे से चीजों को एंजॉय किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप लोग कहीं पर जाकर किसी जैसे कोचिंग सेंटर में आप लोगों ने पढ़ाने स्टार्ट कर दिया तो वहां पर अच्छी खासी सैलरी आप लोगों को मिल जाएगी, तो वहां पर अच्छी चीजें हैं, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। यानी कहने का मतलब है कि सर्विस जो प्रोवाइड कराई है, डॉक्टर को देख लीजिए एक एक पेशेंट के 500 800 रुपए भी लिए जाते हैं, तो एक दिन में 30 35 हजार रुपए छाप लेते हैं जरा सी देर में, तो वो कंडीशन आप लोग देखिए यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि इसको ऑफेंडेड वे में मत लीजिएगा, छाप लेते का मतलब सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, कमा लेते हैं, ठीक है। कई बार शब्द जो है वो मैं इंटरटेनमेंट के मूड से ऐसे ऐसे शब्द बोल देता हूं, तो इस तरीके से उसको मत लीजिएगा। एक बच्चा कह रहा है, मैंने बोला एक आर्टिकल के अंदर में मैंने कहा बीएसएनएल के बारे में मैंने बात की, मैंने कहा बीएसएनएल की खस्ता हालत है, तो कह रहा है कि सर बीएसएनएल की बेइज्जती करते हैं, बीएसएनएल में जॉब करता हूँ सर, मुझे अच्छा नहीं लगा। यार खस्ता हालत आपकी वजह से थोड़ी ना, अकेले की वजह से सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, पर हाँ चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, तो देखते हैं चीज़ें किस तरीके से चलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसको पर्सनली मत लिया करो। मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने पुलिस को कुछ बोल दिया तो हर एक इंसान पुलिस में बेकार है, ठीक है। बहुत सारे इंसान पुलिस में अच्छे हैं, ठीक है, वो अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ लोगों की वजह से जो चीज़ें बदनाम होती हैं, तो उसको उस तरीके से मत लिया करो। आगे बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। जब पूरा देश बर्बादी की तरफ चल रहा था तब एग्रीकल्चर ने देश को बचाया था, उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, गाँव वाले इकोनॉमी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इवन जब शहरों में से माइग्रेंट वर्कर को भगाया गया तो माइग्रेंट वर्कर गांव में आए, तो गांव में आकर उन्होंने अपनी जिंदगी को जीना स्टार्ट किया, तो गांव ने उनको एक्सेप्ट किया, शहरों ने एक्सेप्ट नहीं किया उनको, गांव ने जाकर उनको रोटी दी। उन्हीं माइग्रेंट वर्कर ने जब अच्छे से खेती की तो हमारी कंट्री में खेती की जो ग्रोथ है, जो ग्रोस वैल्यू एडिड है, वो सबसे ज्यादा देखने को मिली सारे सेक्टर में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, यूटिलिटी सर्विस, सब में सबसे शानदार जो परफॉर्मेंस थी वो एग्रीकल्चर की थी। यानी कि एग्रीकल्चर जब देश डूब रहा था, एग्रीकल्चर एक उन्हें कहते हैं कि एक ऐसे कि एक दूर टनल पर एक लाइट दिखाई दे रही थी, तो वो रोशनी एग्रीकल्चर से ही आ रही थी। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जबकि ढंग से सपोर्ट नहीं मिली एग्रीकल्चर को, तब भी यहां पर एग्रीकल्चर एक ठीक परफॉर्मेंस यहां पर दे रही है। एग्रीकल्चर जो है अगर बात करें ड्राइवर है इकोनॉमी की, पिछले 5 साल में अगर बात करिए इकोनॉमी की खस्ता हालत है। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना ने इकोनॉमी की हालत खस्ता नहीं की, उससे पहले भी गवर्नमेंट जूझ रही थी इकोनॉमी को थामने के लिए। 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर देखने को मिल रहा था, सारे सेक्टर बर्बाद हो रहे थे, अरुण जेटली जी थाम रहे थे चीजों को काफी अच्छे से, पर निर्मला सीतारमण जी जो है वो चीजों को थाम नहीं पाई, जिसकी वजह से काफी सारी बुरी चीजें देखने को मिली। कई बार पब्लिक में आकर उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की, तो वो सारे मुद्दे देखने को मिले। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये कंडीशन देश की काफी ज्यादा खस्ता हालत हो गई। तो ऐसा नहीं है कि कोविड-19 ने खस्ता हालत की, पहले से ही खस्ता हालत हो रखी थी देश की, तो जिसके चलते यहाँ पर एग्रीकल्चर फिर भी ठीक चल रहा था, तो वो एक अच्छी चीज देखने को मिल रही थी। अगर नॉर्मल तरीके से बात करें, ये लेक्चर है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है यहाँ पर, इस लेक्चर को जाकर देखेगा, यही थंबनेल भी है लेक्चर का, कंफ्यूजन आप लोगों के दूर हो जाएंगे। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर जहां से रॉ मटेरियल निकल के आता है, जिससे खेतों में से गन्ना निकल गया, फैक्ट्री में गया, गन्ने का आप लोगों ने क्या किया, उसकी चीनी बना ली, मार्केट में ले जाकर बेच दी, उसको सर्विस प्रोवाइड करा दी, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर होता है रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्टिविटी होती है ये सेकेंडरी में, और टर्सरी में सर्विस सेक्टर आता है। तो ये जो सेक्टर है यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर काम करते हैं, पर लेकिन सबसे ज्यादा इकोनॉमी को फायदा ये वाला पहुंचाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो है यहाँ पर चीजें इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में बढ़ती हैं, यानी कि प्राइमरी से टर्सरी तक जाती हैं। हमारी कंट्री में खस्ता हालत है, नॉर्मली कोई इकोनॉमी अगर बढ़ी है तो प्राइमरी सेक्टर उसका अच्छा रहा है, फिर सेकेंडरी बढ़ा है, फिर टर्सरी बढ़ा है। जैसे चाइना में प्राइमरी शानदार रहा उनका, फिर सेकेंडरी में पहुंच गए, फिर टर्सरी में पहुंच गए। हमारी कंट्री में क्या किया, प्राइमरी से हम लोगों ने सीधा टर्सरी पे जंप किया, यानी कि हमारा प्राइमरी सेक्टर अच्छा है और टर्सरी सर्विस वाला सेक्टर अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग अच्छा नहीं है, इसीलिए लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है, तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल बाहर पहुंचा दिया, हम लोगों ने अपने देश में कुछ बनाया नहीं, तो इसकी वजह से जो देश में आजादी के बाद में जो काम होना था वो मैन्युफैक्चरिंग पे ऊपर होता था, पर वो नहीं हुआ, तो दिक्कतें देखने को मिली। तो ये प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है। आगे अगर बात करें यहाँ पर आज के डेट में अगर देखा जाए, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि काफी एक सीवियर रहा रूरल इकोनॉमी पर, लेकिन इसको कौन सेव करेगा आज के डेट में, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर अभी कोविड-19 ने काफी बड़ा इंपैक्ट डाल दिया है। पहले नॉर्मली गांव में कोरोना वायरस नहीं था, इसलिए लोग गांव में चले गए थे, पर लेकिन अब फिलहाल गांव में ही कोरोना वायरस देखने को मिला। मेरे खुद के गांव में 40 से 50 लोगों की डेथ हो गई कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, ये अलग बात है कि किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे थे,
पर लेकिन फिर भी तो यहां पर कोरोना वायरस ने गांव में काफी ह्यूज इंपैक्ट डाला। एक नेचुरल कैलेमिटी जो देखने को मिलती है, ड्रोथ, सूखा आ गया, बारिश आ गया, वो अपनी जगह है, पर लेकिन कोरोना ने काफी खस्ता हालत कर दी। मेजोरिटी ऑफ लोगों की जो है जो यहां पर सफर कर रहे हैं, किसी के पास में जॉब नहीं है, तो जॉब नहीं है तो इनकम डिक्लाइन हो गई है, ठीक है, ऊपर से लोगों की डेथ हो रही है, हेल्थ खराब हो रही है, तो उसमें पैसा अलग से लग रहा है, तो ये रही सही कंडीशन खराब हो जा रही है। नरेगा में भी गवर्नमेंट ने ज्यादा काम नहीं किया, लोगों को अच्छे से यहां पर प्रोवाइड करा दी चीजें कि यहां पर जॉब मिल जाए उनको। फूड ग्रेन के बारे में बात करें, गवर्नमेंट ने स्कीम तो चला रखी है, पर पहले जैसी स्कीम थी उसके अंदर दालें वगैरह थी, तो दालें वगैरह नहीं है, बस काम चल रहा है जैसे तैसे। कैश ट्रांसफर किया गया था पहले, अब वो भी नहीं किया जा रहा है, तो ये भी कंडीशन देखने को मिलती है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं। रही सही कसर किसने पूरी कर दी? महंगाई ने। महंगाई की महामारी ने मेरा भट्टा बैठा दिया, ठीक है, चला गरीबी हटाने, गरीबों को हटा दिया, तो वाला गाना सुना होगा ना आप लोगों ने। तो वो चवाली चीजें यहां पर देखने को मिलती है कि परचेजिंग, देखिए मान लीजिए आज के डेट में आप लोगों के पास में 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए से आप लोग को एक, मान लीजिए आप लोग को मार्केट में जाकर 100 रुपए की सब्जी लेकर आनी है, ठीक है, उस सब्जी का भाव पहले क्या था, वो सब्जी टमाटर थे 10 रुपए किलो, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, 10 किलो टमाटर ले लिए, तो यहां पर ये आप लोग के 10 किलो टमाटर आ गए 100 रुपए में। अब टमाटर के भाव हो गए 50 रुपए किलो, ठीक है, तो आप लोग क्या लगेगा यहां पर 100 रुपए ही आप लोगों के पास में, पर लेकिन आप लोग 2 किलो टमाटर खरीद पाओगे, ना कि 10 किलो। यानी कि पैसे तो इतने ही है, पर मार्केट में जो प्राइस बढ़ गया कमोडिटी का, उसकी वजह से आपके पास की कैपेसिटी, आपकी खरीदने की कैपेसिटी कम हो गई है, तो परचेजिंग पावर जो है वो खत्म हो गई, आप लोगों की कम हो गई है पहले के कंपेयर में, क्योंकि मार्केट में प्राइस बढ़ गया और ऊपर से जॉब नहीं है, ठीक है, इनकम डिक्लाइन हो रही है। तो ये सारी चीजें, यानी कि किसी की इनकम डिक्लाइन हो, किसी के पास में जॉब नहीं है, और ऊपर से इन्फ्लेशन ने मार डाला। रही सही कसर यहां पर फिर पूरी की गई, एग्रीकल्चर का जो आउटपुट निकल कर आ रहा है वो भी ढंग से मार्केट में उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसका सुनी कहते हैं कि उसका पैसा ढंग से नहीं मिल पा रहा है। पेट्रोल के प्राइस, डीजल के प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, फर्टिलाइजर के प्राइस यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से कंपाउंडेड हो गया है जो यहां पर दिक्कत है। यानी कि उन्हें कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत आ रही है, यानी कि प्रॉफिट कंपाउंड इंटरेस्ट में आए तो मजा आता है, दिक्कत कंपाउंड इंटरेस्ट में आ रही है, यानी कि एक तरीके से दिक्कत के ऊपर दिक्कत मल्टीप्लाई होकर आ रही है, तो वो चीजें देखने को मिलेगी। तो करना क्या चाहिए, जल्दी से जल्दी यार गांव वाले एरिया में एक तो दवाई प्रोवाइड कराओ, ठीक है, शहरों में दवाई मिल चुकी है लोगों को, फिर भी गांव वाले एरिया में लोग काफी पीछे चल रहे हैं जिस लेवल पर शहर में मिल रही है, तो यहां भी आप लोगों ने गांव को पीछे छोड़ दिया, तो ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इसी के साथ में कई सारी चीजों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने की जरूरत है। एक तो रिवाइव करने की जरूरत है, आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को डिमांड रिवाइव करनी है तो डायरेक्ट इनकम उनके अकाउंट में ट्रांसफर करो, ठीक है, जिसके पास में पैसा नहीं है कुछ जरा सा भी, ताकि वो कल को दवाई खरीदे, अपना कुछ इलाज करवाए, कुछ और चीजें खरीदे, तो मार्केट में डिमांड बढ़े। सब्सिडी प्रोवाइड कराओ जितना ज्यादा हो सकता है, सब्सिडी का मतलब छूट प्रोवाइड कराओ, ठीक है। इसी के साथ में प्रोटेक्शन होना चाहिए उनको इन्फ्लेशन से, अगर महंगाई कोई बढ़ रही है तो उसमें आप लोग देखिए कैसे काम को लेकर चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को अर्जेंटली ध्यान देकर चलनी पड़ेगी, तभी इकोनॉमी भी रिवाइव हो पाएगी और लोगों की कंडीशन भी सही रहेगी, वरना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आएगा, लोग भूखे के मारे मरेंगे, महामारी के मारे मरेंगे, बुरी कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीजें वो हैं जिनके ऊपर आप लोगों को काम करना चाहिए, ओके। तो ये इसके बारे में बात की गई जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा इसके बारे में, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी जो पूछा गया था ना वो जरूर आंसर दीजिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर सीबीएसई के चलते क्या बात की जा रही है। देखिए आज की डेट में आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, रिजल्ट के बारे में बात करें तो उसको ढंग से एनालिसिस करना चाहिए। तो एजुकेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट है, 2-3 दिन पहले ही मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो चीजों को देखना चाहिए था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यही, स्टूडेंट जो है आज की डेट में काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुतों के पास में मोबाइल नहीं है, बहुतों के पास में इंटरनेट नहीं है, बहुतों के पास में कोई इलेक्ट्रिसिटी वाले एरिया में भी नहीं है, ऐसी भी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो किस तरीके से आप लोग इसको लेकर चल रहे हैं, तो ये चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अभी बोला गया हाइब्रिड एजुकेशन लेकर आओ, 40% ऑनलाइन, 60% ऑफलाइन। कैसे काम चलेगा ऑनलाइन में, क्योंकि 40% की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो है गांव वाले एरिया में जो पढ़ रहे हैं उनको कैसे लेकर चलोगे आप लोग, ठीक है। घर में खटके वाला मोबाइल है, कैसे काम कर लोगे आप लोग, उनके पास में नहीं है डिजिटल मोबाइल, तो कैसे काम कर लोगे आप लोग। तो ये सारी चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज के में गांव में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, इंटरनेट का कनेक्शन ऐसा आता है, रो रो के वीडियो चलती है, कैसे करोगे काम आप लोग। तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने वाली, ठीक है। तो क्या क्या एक तरीके से सही ऑब्जेक्टिवली चीजों को असेस कर सकते हैं। अभी जैसे कि मार्क्स के बारे में बात की जा रही थी, तो 10th 11th और 12th का असेसमेंट लेकर यहां पर रिजल्ट निकाला जा रहा है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसके लिए बोला गया कि हम लोग एग्जाम भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो एक प्रॉपर पैटर्न में एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंज किए जा सकते हैं, इस तरीके से चेंज करने हैं ताकि आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहे कि आगे भी कोई पेंडेमिक आए, कोरोना की जगह टोरोना आए, तो उसको भी हम लोग टैकल करके चल सकें। तो इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट करना है। एजुकेशन के ऊपर पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो वही सारी बातें रिपीटेडली हैं यहाँ पर कि हाँ कैसे एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना है। याद रखना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में तो उसके अंदर भी चेंज करने की बात की जा रही है।
1968 में पहली आई थी, 86 में दूसरी आई थी और 2020 में भी तीसरी आई। ठीक है, एजुकेशन जो है हमारी कंट्री में 7वें शेड्यूल के अंदर है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें इसके बारे में जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, तो ये थी कुछ प्यारी प्यारी सी बातें यहां पर। बाकी अगर बात करें तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था इन सीटू मेथड के बारे में, तो इन सीटू के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में अगर कोई आप लोगों से बात करता है तो आंसर है बी, बोटनिकल गार्डन इसको बोल सकते हैं। देखिए इन सीटू का मतलब होता है बेसिकली, यहां पर बोला गया कि इन सीटू नहीं है, तो बोटनिकल गार्डन क्या है, बाहर से लाकर यहां पर चीजों को रखा जाता है और फिर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। नेशनल पार्क क्या है, जहां पर जो है वहीं पर उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये यहां पर अलग है बिल्कुल। ठीक है, तो ये है आज का डिस्कशन। आशा करता हूं आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप लोग निराश नहीं होंगे। तो अच्छा लगा है तो बताइएगा जरूर, फीडबैक जरूर दिया करो। अच्छा लगता है जब पढ़ता हूं, कई सारे बच्चे बोलते हैं एक नंबर इसलिए काट लिया, 2 इसलिए काट लिया। एक ने बोला सर 100 में से 100 दे दिए। ठीक है, 100 में से 100, मैंने कहा अच्छा है, चलिए सही है, 100 में से 100। एक ने बोला 100, वो इसने बोला 10 में से मैंने आपको 15 नंबर दे दिए। मैंने कहा ये सही है। तो मतलब एनालिसिस किया करो आप लोग, जो भी आप लोगों को लगे, तो खैर मजाक की बात हो जाती है। फिर भी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है जो भी लिखा करो, पढ़ने में अच्छा लगता है, पता चलता है लेक्चर कैसा रहा, क्योंकि मेहनत रहती है तो उसके बारे में पता भी होना चाहिए किस डायरेक्शन में मेहनत जा रही है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया है, और जो भी आर्टिकल बच जाते हैं टेंशन मत लीजिएगा, उनको कवर कर लूंगा संडे के टाइम पे। ठीक है, तो इसको आप लोग टेंशन मत लेना। बच्चा बोला था कि सर आर्टिकल बचे हुए हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो मेरी टेंशन है। ठीक है, आप लोग बस एंजॉय कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।